गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। रेडी एंड स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसले में कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अनुच्छेद 19(2) में के तहत पहले से लगी पाबंदियों के अतिरिक्त और कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने यह स्पष्ट किया कि मंत्रियों और सांसदों विधायकों के बयानों को भी अनिवार्य तौर पर सरकार के विचार के रूप में नहीं लिया जा सकता। मामला हालांकि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2016 में हुई रेप की एक घटना से जुड़ा है, जिसे समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी सरकार में तत्कालीन मंत्री आजम खान के ने राजनीतिक साजिश करार दिया था। आजम खान उस बयान के लिए बिना शर्त माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन कोर्ट के सामने यह महत्वपूर्ण सवाल आ गया था कि क्या जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों के इस तरह बयान जारी करने को लेकर किसी दिशा निर्देश की ज़रूरत है। 5 जजों की बेंच ने माना कि जो कानूनी प्रावधान पहले से मौजूद हैं, उनके अलावा और पाबंदियां लाकर अभिव्यक्ति की आज़ादी को बाधित करना ठीक नहीं होगा। लेकिन इसी मामले में अपना अलग फैसला दर्ज कराते हुए जस्टिस BV नागरत्ना ने जिस तरह से हेट स्पीच का विशेष उल्लेख किया, वह ध्यान देने लायक है। पिछले कुछ समय से जिम्मेदार पदों पर बैठे और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय लोगों में नफरत भड़काने वाले बयान जारी करने की प्रवृत्ति तेज हुई है, जिससे समाज में भाईचारे की भावना कमज़ोर पड़ती है। जस्टिस नागरत्ना ने बिल्कुल ठीक कहा कि इन लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि जो कुछ वे कर रहे हैं उसके अंजाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी इस बारे में कोई पहल करने या नया कानून वगैरह बनाने का सवाल संसद के विवेक पर छोड़ा, जो मुनासिब है। संसदीय लोकतंत्र में शासन के तीनों प्रमुख अंगों की अपनी सीमाएं होती हैं। विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्रों का सम्मान करते हुए ही न्यायपालिका देश में संवैधानिक नैतिकता की भावना को मजबूती दे सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या संसद अपनी तरफ से ऐसी कोई पहल करेगी, और अगर किसी कोने से ऐसी पहल हुई भी तो क्या वह अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचेगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि राजनीतिक दलों और सांसदों पर अपने वोटर समूहों की मनोदशा का दबाव रहता है, और मौजूदा राजनीतिक हालात बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं पैदा करते। लेकिन लोकतंत्र इन्हीं तात्कालिक दबावों के बीच आगे बढ़ता है, और अक्सर इनके बीच से ही बड़े सकारात्मक बदलाव लाने वाले कदमों की भी गुंजाइश निकाल लेता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की इस बेंच ने अपने ताज़ा फैसले में अभिव्यक्ति की आज़ादी की अहमियत को जिस तरह से रेखांकित किया है, वह भी याद रखने लायक है। नोटबंदी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखकर पहली निगाह में तो यही लगता है कि बाकी जजों से
अपनी राय अलग रखने वाली जस्टिस नागरत्ना की बात का जवाब चारों जजों को देना चाहिए था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें उठाई हैं। 5 जजों की बेंच ने कहा है कि इसका परिणाम सही है या गलत हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि फैसला जिस प्रक्रिया के तहत लिया गया वह सही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम यह नहीं देखते कि जो फैसला किया गया उसका परिणाम क्या हुआ, तो फिर सिर्फ इस आधार पर उसे सही कैसे मान सकते हैं कि प्रक्रिया सही थी। अगर सरकार से भविष्य में कोई भी गलती हो जाए और वह कहे कि हमने प्रक्रिया तो सही अपनाई थी, तो क्या उसे सही मान लिया जाएगा? जस्टिस नागरत्ना ने अपने असहमति वाले फैसले में जो कहा और पहले से भी कई लोग कहते चले आ रहे हैं कि पॉलिसी का रास्ता सही नहीं था। हमें पता था कि इससे ब्लैक मनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आईजी पटेल, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, ने तो 1978 में ही यह बता दिया था। उस समय की सरकार नोटबंदी अपनाना चाहती थी, तो उन्होंने कहा था कि यह पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। फिर सरकार को पार्लियामेंट में बिल लाना पड़ा, कानून बनाना पड़ा। सरकार ने कहा कि हमने परामर्श किया था। परामर्श का मतलब असहमति तो नहीं होता। उस समय के आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने अगर यह कहा कि पॉलिसी सही नहीं है, तो इसका मतलब उनकी सहमति नहीं थी। आरबीआई के बोर्ड के मिनट्स ब्यौरे में भी यह कहा गया कि फेक करेंसी तो सिर्फ 400 करोड़ रुपये की है। उसे सिस्टम से निकालने के लिए हम 15.44 लाख करोड़ को डीमोनेटाइज करेंगे, तो यह सही नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए लगता है कि परामर्श बहुत कम हुआ, पर सरकार ने अपना मन बना लिया था। मैं भी 1984 से लिख रहा हूँ कि नोटबंदी का असर काली अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका अर्थव्यवस्था पर असर गलत पड़ेगा। सरकार ने इस देश में मौजूद एक्सपर्ट्स की राय लिए बिना ऐसा कर डाला। लोकतंत्र में लोगों की राय लिए बिना कोई फैसला लेना मतलब लोकतंत्र को कमज़ोर करना होता है। यहाँ तो पार्लियामेंट को भी कमज़ोर किया गया। 16 नवंबर से सत्र था। आप 16 नवंबर को बिल ला सकते थे नोटबंदी पर, या उससे पहले अध्यादेश ला सकते थे। लेकिन सरकार ने एक दिन पहले आरबीआई बोर्ड को पत्र लिखा कि आप इसे रिकमेंड कर दो। आरबीआई ने अपना पक्ष रखा और कह दिया कि ठीक है, कर लो। लेकिन वह आरबीआई का स्वतंत्र विचार नहीं था। उसे निर्देश दिया गया था कि वह इस कदम की सिफारिश करे। यह सब सिर्फ 24 घंटे में हुआ। यह सरकार की एडवाइज थी और सरकार का आरबीआई को डायरेक्शन था कि आप ऐसा लिखकर हमें दें। 5:30 बजे शाम मीटिंग होती है। उसके बाद वह एडवाइज आरबीआई से वित्त मंत्रालय गया, वहाँ से वह कैबिनेट गया। कैबिनेट 7 बजे मिली। इसी बीच प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच तैयार कर ली और 8 बजे
घोषणा हो गई। यह प्रक्रिया भी कई सारे सवाल उठाती हैं। स्टॉप।